आइए, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक विथ खुराना शो में। हमने देखा कि हमने अपने पिछले सभी एपिसोड में कोई ना कोई एक ज्वलंत समस्या, कोई ग्रेट पर्सनालिटी को लेकर आपके सामने कोई नए विषय के साथ में आए हैं। और आज भी हमने एकदम नया विषय रखा है। इसमें आपको कई सारी नई बातों की जानकारियां तो मिलेगी ही, लेकिन कुछ सोचने के लिए, कुछ आपको चिंतन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। तो मैं एक छोटी सी अपनी बात से आज का प्रोग्राम शुरू करती हूँ कि मैं पहले साइंस ली थी और मैं मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती थी, और हमारे समय में मेडिकल एंट्रेंस होती थी पीएमटी नाम से। तो मैंने पीएमटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और काफी अच्छे परसेंट आए, उसमें करीब करीब 55% आए, लेकिन मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। और मेरी एक फ्रेंड जो कन्वर्ट हो गई थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, उसके 5% आए थे, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम के जरिए मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। तो मुझे बहुत अखरा, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ? तो बोले क्योंकि अपन लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है और हम लोगों के लिए नहीं होता है, इसलिए उसका एडमिशन हो गया। तो चलिए, तब मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी और मैं सोची कि ठीक है भाई, अभी उनका तो उनके जात के हिसाब से हुआ है और हमारा नहीं हो सकता है। तो इस बात को मैंने भूल गई और मैं सब्जेक्ट चेंज कर ली और मेरे को जो आगे करना था मैंने कर लिया। लेकिन अभी कुछ साल पहले फिर से मुझे पता चला कि हमारा जैन समाज भी माइनॉरिटी के अंदर आ गया है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सिलेक्शन मेडिकल में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो आगे आने वाली जैन समाज की पीढ़ियां हैं, कम से कम अब तो वो मेडिकल में जा सकेगी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम साबित हुआ, क्योंकि जब मेरी बेटी एग्जाम देने लगी और उसके थोड़े कम परसेंट आए तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं सोच में पड़ गई कि बात क्या हुई, अभी तो हम लोग भी माइनॉरिटी हो गए हैं, तो फिर क्यों नहीं हुआ? तो ये जो अंतर था ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो मुझे ये समझाए कि तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, और आज जब हम जैन माइनॉरिटी में आ गए तो भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या अंतर है? तो आज हमारे बीच इसी चीज के, जो माइनॉरिटी सब्जेक्ट है, इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट, जो खुद एमए में, सोशियोलॉजी में एमए किया हुआ है उन्होंने, श्री निरंजन जी जैन, मैं उनको बुलाना चाहूंगी और बहुत छोटी छोटी सी बातें जो हमारी कंफ्यूजन में हमें डाले हुए, पूरे जैन समाज को कंफ्यूज किए हुए हैं, वो हम उनसे क्लियर करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले थोड़ा सा उनका परिचय भी जान ले कि आपने वैसे तो सोशियोलॉजी में यानी समाज शास्त्र में आपने एमए किया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने जो समाज सेवा कर रहे हैं, भारतीय जैन संगठन जिसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं, और जो समाज में घूम घूम कर, गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर आप जो माइनॉरिटी के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, जो हर डिग्री से बढ़कर काम है ये। और दूसरी बात, आप एक बहुत अच्छी पत्रिका भी चला रहे हैं भारतीय जैन संगठन की ओर से, जो साप्ताहिक पत्रिका है, उसका संपादन भी आप कर रहे हैं। और जो नए जनरेशन आ रही है और उसको भी आप ट्रेंड कर रहे हैं, उनको वर्कशॉप ले रहे हैं, और माइनॉरिटी के बारे में जो भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में है वो क्लियर कर रहे हैं, और इस तरह से हमारी नई पीढ़ी को भी समाज सेवा की ओर आप अग्रसित कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप पूछें कि भाई इनमें इतना क्या ज्ञान है जो आज आपने इनको बुलाया इतने गंभीर विषय के साथ में, लेकिन मैं ये भी बात आपको कह सकती हूँ कि निरंजन जी भाई साहब, ये जो अपनी जैन माइनॉरिटी है उसके इंसाइक्लोपीडिया भी अगर आप कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनके पास जानकारी भरी हुई है कि आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में
कुछ भी नहीं पा सकेंगे। आपको दिनों दिन इनके साथ बैठना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला करके साथ चलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हम इनके कार्य की गंभीरता को समझ पाएंगे। तो आइए हम आपकी सभी की जोरदार तालियों से निरंजन भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ममता जी। तो निरंजन जी, आप इस बात को जरा सा क्लियर करिए कि जब उस लड़की का बोले कि उनका रिजर्वेशन है और उसका मेडिकल में अगर एंट्रेंस में वो मेडिकल में चली जाती है, और अभी हम लोग भी माइनॉरिटी में आ गए हैं, जैन समाज भी, तो हमारे बच्चों का क्यों नहीं होता एडमिशन? तो क्या कारण है, क्या अंतर हुआ है? ममता जी, हाँ जी। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, हाँ क्योंकि जी। अमूमन जैन समाज में इस वास्तविकताओं की जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव है। और पहले तो ये समझना बहुत जरूरी होगा आपके प्रश्न के संदर्भ में कि क्या वास्तव में माइनॉरिटीज को किसी तरीके का रिजर्वेशन मिलता है क्या। हाँ। तो इसका उत्तर है कि जी नहीं, माइनॉरिटीज के लिए किसी भी तरीके का एडमिशंस में या नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। ये हाँ। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमें गंभीरता से समझना भी चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान में दो तरह के प्रावधान किए गए, एक था रिजर्वेशन और दूसरा था माइनॉरिटी। रिजर्वेशन जाति आधारित और माइनॉरिटीज को जो के लिए जो प्रावधान है वो धार्मिक है। और जातिगत जो है रिजर्वेशन जातिगत है, उन लोगों को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसीज में है उनके लिए रिजर्वेशन की प्रणाली रखी गई, चाहे वो एडमिशंस हो, चाहे नौकरियां हो या नौकरियों में प्रमोशंस हो, उस स्तर तक जो है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। लेकिन माइनॉरिटीज का जो है वो प्रावधान हाँ जी। संविधान में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किया गया है। सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट उन फैमिलीज का हो जो इन धार्मिक समुदायों में अंडर प्रिविलेज कैटेगरीज के अंदर हैं, और उनका सिर्फ इतना ही प्रावधान है, न कि किसी तरीके का रिजर्वेशन देना। ओके। तो फिर सभी धर्मों को कर दिया गया है, अल्पसंख्यक सभी को डिक्लेयर कर दिया गया है क्या, या जी कुछ नहीं। विशेष धर्म वालों को ही किया गया है? जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर है तो इस देश में जितने भी धर्म है उन सबको माइनॉरिटी डिक्लेयर करना आवश्यक है। माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के कुछ मापदंड हैं, जिनको ये अथॉरिटी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके अपने अधिनियम हैं, उनके तहत जो वो जिस धार्मिक अल्प अल्प समुदाय को ये घोषित करेंगे कि ये अल्पसंख्यक समुदाय है, वो ही अल्पसंख्यक समुदाय माने जाएंगे। इसके लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत केंद्र सरकार किसी भी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यकता का दर्जा दे सकती है, बशर्ते कि वो संख्या में वास्तव में अल्पसंख्यक हो। इसी तरीके से, ओके। क्योंकि ये सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, राज्य का भी विषय है, तो राज्य भी अपने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत उनके राज्य की जो डेमोग्राफिक बेस है, जो जनसंख्या का आधार है, उसके आधार पर किसी भी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं। और इस देश में अभी अधिकांश राज्यों में या केंद्र सरकार ने मात्र 6 अल्पसंख्यक समुदायों को ये दर्जा दिया है, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। जेन्स को जैन। सबसे अंत में ये दर्जा मिला है। जी। ओके ओके। तो हमें कितने वर्ष हो गया है मिले, और हमको तो पता भी नहीं चलता है, और शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि बस माइनॉरिटी मिली तो कुछ लोग बड़े खुश हो गए और कुछ लोग बड़े गुस्सा हो गए कि हम क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जैसे हैं क्या, कि हम लोग हमारे संस्कार क्या वैसे हो गए क्या कि अब हमको गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसे दान जैसा मानते कि जैसे गवर्नमेंट अब हमारे ऊपर कृपा कर रही है। तो इसमें कई लोगों की नाराजगी भी हुई, लेकिन कई लोग प्रसन्न भी हुए। तो क्या समझे अपने हम इसको कि ये लाभदायक योजना है या नहीं है? देखिए, पहले जो आपका मूल प्रश्न था कि हमको कब से मिली, हाँ जी। तो इसमें केंद्र सरकार
ने तो ये मान्यता हमें 27 जनवरी 2014 को दी है। हाँ जी। और राज्य सरकारों ने, क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा था आपको कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने अपने राज्य के लिए ये घोषणाएं करती हैं, तो बहुत सारे राज्यों ने 2001 से ये अ, दर्जा जैन समाज को जी 2001 से जी। देना प्रारंभ किया। जैसे मध्य जी प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब ने जो है 2001 से 2006 के अंदर ये दर्जा दिया। और हाँ लगभग आज की स्थिति जो है देश में, वो 17 राज्यों ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यकता का दर्जा उनके राज्य में दिया हुआ है। तो ये स्थितियां हैं। और आपका जो बाद वाला प्रश्न क्या था, कि हमें पता जी, नहीं कि है इसका लोग खुश भी कारण हो क्या रहे है। हैं जी और गुस्सा भी हो जी रहे हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ये विषय जैन समुदाय में प्रारंभ से ही विवाद का विषय रहा। हाँ कुछ जी, लोग हाँ ये जी। चाहते थे कि हमें ये दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो नैसर्गिक रूप से सिंस फ्रॉम इंडिपेंडेंस हम अल्पसंख्यक हैं और ये दर्जा हमें मिलना ही चाहिए। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ जिसे कहते हैं कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं, कुछ अवधारणाएं, उसमें बड़ा मिसकंसेप्शन रहा, भ्रांतियां हाँ रही, जी, उसकी वजह से सरकार के लेवल पर रही, जिसकी वजह से जो है हमें अलग से जैन धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ये हाँ काफी जी, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जैन धर्म जो है वो एक अलग धर्म है। और उसके पश्चात भी बहुत सारे रीजंस थे। उसमें एक मुख्य रीजन ये था, हमें डिलेड लेट ये अल्पसंख्यकता का दर्जा सबसे लास्ट में मिला। उसका कारण ये कि हमारे समाज के ही जो है लोग या हाँ महानुभाव या साधु संत या सामाजिक नेतृत्वकार इसका विरोध करते रहे। एक हाँ जी, समूह ऐसा था जो इसके फेवर में था, इसके लिए जो है वो प्रयासरत रहा, सरकारों से फॉलो अप करता रहा, जबकि दूसरा इसका विरोध करता रहा। विरोध करने हाँ का दो ही कारण थे, जैसा आपने ये कहा कि भाई हमारा जो है स्टेटस चेंज हो जाएगा, हम कहीं हाँ उन जी, लोगों के साथ खड़े कर दिए जाएंगे जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कहीं योग्य नहीं होगा सामाजिक रूप हाँ से। तो ये एक उनकी सोच थी जिन जो ये विरोध करते थे। और दूसरा ये कि भाई ये तो अच्छा समाज है, समृद्ध समाज है, हाँ जी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, हम क्यों लें यदि हाँ जी, सरकार देती भी है तो। हाँ लेकिन जी, ये दोनों अवधारणाएं या ये दोनों जो स्टैंड लिए गए उनके द्वारा, जो इसके विरोधी थे, ये सही नहीं थे, वास्तविकताओं पर आधारित नहीं थे। देखिए, अभी 2014 में तो केंद्र सरकार ने दर्जा दिया। महाराष्ट्र की बात करूं तो शायद 2006 के अंदर ये दर्जा महाराष्ट्र ने दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हाँ ये इतने वर्षों में हम में से किसी को ये नहीं लगा कि हम कहीं उन लोगों के साथ खड़े हो गए हैं जो बैकवर्ड है। हमारी हाँ सामाजिक जी, परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं आया है। और जहां तक ये बात है कि भाई ये जैन समाज बहुत समृद्ध समाज है और हमें इस अल्पसंख्यकता का दर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन रहा। क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन है ये। क्योंकि अब देखिए कि जैन समाज की यदि हम पूरे राष्ट्र अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो लगभग लगभग 30% परिवार गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ओहो, हाँ हाँ, ये ओहो, गरीबी रेखा का मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिसे हम बीपीएल लिमिट बोलते हैं, उसके नीचे हैं या उसके आसपास हैं, जिन्हें अंडर प्रिविलेज फैमिलीज में रखा जा सकता कहा है या रखा जाता है। जाना चाहिए या हाँ जी, जरूरतमंद की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और हाँ उनके जी, लिए देखिए, ये जो मूल प्रावधान संविधान में किया गया हुँ, अल्पसंख्यकता का, वो उन्हीं परिवारों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनका उत्थान विकास करने के लिए है, ताकि वो समाज के मुख्य प्रवाह से जुड़ सके। ये उसके पीछे मूल भावना रही और संविधान निर्माताओं की भी रही। तो ये कहीं जो है, अगर हमारा समाज ये काम नहीं कर रहा है, देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे हाँ जी, समाज में समाज के संस्था ये सब काम नहीं हाँ, करती है। देखिए, नहीं कर रहे। एक समाज का जो प्राथमिक या फंडामेंटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, वो उसके समाज को, समाज के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके अंदर सामाजिक उत्थान विकास और सब कुछ आ जाता है। तो वो हाँ कहीं जी, हमारे समाज में मिसिंग है। उसके बहुत सारे कारण है, मैं उसमें चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मिसिंग हाँ है। जी, और अगर हाँ, सरकार संवैधानिक प्रावधानों के तहत वो करना चाह रही है या कर रही है,
तो उसमें हमें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं लेना अल्टीमेटली चाहिए। इस हाँ, विषय को और बहुत शायद कहीं ना कहीं ये हमारा अधिकार भी है। जी कहीं ना कहीं ये जरूरत तो है ही है, लेकिन जी हमारा अधिकार है। व्हाई नॉट? जब दूसरे लोग ले रहे हैं, हमारी जरूरत है, हमारे 30% लोग चाहते हैं और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, तो सरकार की जिम्मेदारी है और वो उठाना चाह रही है, लेकिन हमारे अपने इग्नोरेंस की वजह से सरकार शायद से ये नहीं कर पा रही है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जी। बहुत बहुत से ऐसे प्रश्न सामने आते हैं, समाज की कुछ नाराज़गी भी होती है कि क्या मिल गया हमें ये हाँ जी। लेकर दर्जा, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। क्योंकि ये सब बातें हाँ। तब की जाती हैं जब हम विषय को ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ये जैन समाज के पार्ट पर बहुत दुखद है कि आज हाँ भी जी। बुद्धिजीवियों ने देखिए जैन समाज जो है वो बुद्धिजीवियों का समाज है और इसमें हाँ। सभी को ये तो पता होना चाहिए कि ये अल्पसंख्यकता की अर्थ क्या है, जैन क्या समाज के है? लिए अर्थ क्या है, अब इसका जो है इसमें मूल भावना क्या है, कौन लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें अगर हम समझें तो निश्चित रूप से समाज इस प्रावधान का कहीं न कहीं लाभ लेने का अधिकारी या मतलब जो है वो सहज या सुगमता से लाभ ले सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरे को खुद पता नहीं था कि माइनॉरिटी का मतलब ये हुआ और रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ। मैं यही नहीं समझ पाई थी उस समय भी कि ये शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन सीट है। मैं ये सोची कि वो लोग भी जब माइनॉरिटी है, मतलब संख्या में कम है, तो उनका हो गया एडमिशन, तो अब तो हम भी संख्या में कम आ गए हैं, तो मेरा क्यों नहीं हुआ या हमारी अगली पीढ़ी का क्यों नहीं हुआ? तो ये कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी है वो अलग चीज है और रिजर्वेशन है वो अलग चीज है। रिजर्वेशन फिक्स है, फिक्स जात के लिए है, लेकिन माइनॉरिटी कुछ 6 कम्युनिटी को अलग से दी गई है, जिसमें हमारा कोई चीज का रिजर्वेशन या जैसे बोलते हैं स्थान पक्का हो जाना, ये नहीं हुआ है। जी, बिल्कुल सही। है ना? मैं जहां तक समझ रही हूँ, मुझे अब ये समझ आ गया कि भाई कई चीजें हमको मिल नहीं जाएगी, हमको वो चीजों के लिए या तो मांग लेनी पड़ेगी या हमको उसके एलिजिबल होना पड़ेगा, जी हाँ। तब जाकर के हम वो फायदे गवर्नमेंट से ले पाएंगे। माइनॉरिटी में हम आ तो गए हैं, लेकिन क्या माइनॉरिटी में हम आ गए हैं इसके लिए हमको कोई पहचान पत्र बनानी पड़ेगी या कोई ऐसा हमको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग माइनॉरिटी में हैं? कोई ऐसा कार्ड जैसा कुछ बनाना पड़ेगा? अ, अगर बनता है तो बनाना ही चाहिए क्योंकि ओके। कार्ड कार्ड जो है वो सरकार के द्वारा अगर जारी किया गया है तो हाँ निश्चित रूप जी। से वो ले लेना चाहिए। बहुत सारे राज्य देते हैं, बहुत सारे राज्य नहीं देते हैं। तो जहाँ मिल रहा है वहाँ परिवार के सभी सदस्यों को ले के लिए लेना चाहिए क्योंकि ये एक आइडेंटिटी कार्ड भी है और इसमें योजनाओं के तहत लाभ भी लिया जा सकता है। लेकिन जहाँ जो राज्य सरकारें ये कार्ड इशू नहीं कर रही है यानी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रही हैं, वहां पर उन्होंने कुछ दूसरे प्रावधान किए हैं लाभ लेने के लिए। तो वो जो है समझने की आवश्यकता रहती है कि किस राज्य के अंदर कौन सी योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत स्पष्ट तरीके से सूचना देना चाहता हूँ कि हाँ देखिए जी। योजनाएं भी दो दो लेवल की हैं। एक तो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए और जो है ओके। राज्य अपने अपने स्तर पर योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाते हैं। तो जहां ओ। तक केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसमें सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समान रूप से योजनाएं हैं। योजनाएं समान है, उसमें जो कोटाज हैं उनमें जो हाँ। आवंटन है लाभों का वो अलग अलग है, वो प्रति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर है। लेकिन केंद्र ओके। सरकार की योजनाओं में फिलहाल किसी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड या माइनॉरिटी का कार्ड या माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। और ओके। राज्य सरकार की यदि कोई योजना है तो अगर राज्य सरकार इश्यू कर रही है तो जो है वो लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ। अन्यथा जो जो सिस्टम केंद्र सरकार की एप्लीकेशंस के साथ है वैसा ही सिस्टम राज्य सरकार की एप्लीकेशन के साथ भी होगा कि माइनॉरिटी कार्ड के संदर्भ में।
ओके, ओके। तो जब नया-नया यहाँ पर माइनॉरिटी डिक्लेयर हुआ था या पता चला कि हमारे जैन समुदाय भी आ गए, तो सारे लोग भाग रहे थे कि कहाँ से कार्ड बनेगा, कहाँ से सर्टिफ़िकेट बनेगा, क्या प्रोसेस होता है इसका? और लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ना कार्ड की ज़रूरत है, ना सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है। तो फिर हम कैसे अपने आप को जैन सिद्ध कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट की कोई योजना के तहत हम अप्लाई करते हैं तो? हाँ, ये देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अ, एक प्लेन कागज के ऊपर यदि ओके। सपोज अभी एक छात्र ये वृत्ति योजना की बात करें, छात्रवृत्ति हाँ जी, योजना की, और विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन करनी है केंद्र हाँ, सरकार की योजना में, तो हाँ जी। उसे प्लेन कागज के ऊपर ये लिख कर देने में कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और मैं अल्पसंख्यक समुदाय के जैन समुदाय से हूँ, और नीचे उसके हो, सिग्नेचर और हस्ताक्षर। उसका एक फॉर्मेट जो है सरकार ने दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, 8 लाइन का है। बस उसके अंदर जो है ओके, वो सिग्नेचर करेगा, तारीख डालेगा और एप्लीकेशन की कॉपी के साथ लगाएगा, तो जो है उसको ओके, वो मान्य रखा जाएगा, उस पर किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट नहीं होता है। केंद्र ओके, सरकार तो नहीं करती है, लेकिन लोकल स्तर पर कभी कभी डाउट क्रिएट हो जाता है, तो उसके भी बहुत सारे प्रावधान हैं, उसके भी तरीके हैं। वो कोई बड़ी समस्या नहीं, उसका समाधान बहुत आसानी से वो आप हो कर सकते जाता हैं। है। जी जी। ओके, ओके। तो जैसे मैं मान लो दूसरे राज्य से हूँ और अगर मैं महाराष्ट्र में आके बस गई हूँ, 20-25 साल हो गया है, तो मुझे कहाँ का ये जो सर्टिफ़िकेट है यहाँ भर देना चाहिए कि जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ भर देना चाहिए? नहीं, देखिए सर्टिफिकेट तो कहीं भरने की जरूरत है नहीं। एप्लीकेशन अच्छा, कहाँ ओके। लगानी है, हाँ, हाँ, एप्लीकेशन किस योजना में कहाँ एप्लीकेशन, लगा हाँ रहे जी, हैं, वो हाँ, वो महत्वपूर्ण है। उसके ओके, लिए जो है जहाँ एप्लीकेशन सबमिट करनी है वहाँ जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ मांगे का। गए हैं, हाँ, हाँ अलोंग जी, विद डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी, या अगर कार्ड है या सर्टिफिकेट है तो वो जो उस तरीके से लगा के देना होता है। ऐसा नहीं है कि ओके, हमने कहीं सर्टिफिकेट या कार्ड इशू कराया तो हमें कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जी। ओके, ओके। बहुत सुंदर। ये एक बहुत बड़ा जो गलतफ़हमी थी कि भई कार्ड कहाँ बनाएँ, सर्टिफ़िकेट कहाँ बनाएँ, उसके बिना तो हम कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते और कैसे होगा हमारे पास तो कहाँ भागें हम, कहाँ जाएँ। तो ये जो सब गैर ज़रूरी चीज़ें थी, वो शायद से हम लोगों के दिमाग में थोड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आपको योजना जाननी चाहिए, आपको योजना तक पहुँचने का प्रोसेस मालूम होना चाहिए और उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो पहले तो आप ये बताइए निरंजन भाई साहब कि किन-किन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती? स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है तो दूसरे शब्दों में आपका प्रश्न ये हो सकता है कि स्कॉलरशिप के लिए पात्रता कौन रखता है? हाँ जी। अल्पसंख्यक समुदाय का विद्यार्थी हाँ, अ, हाँ जी। पात्रता रखता है या नहीं रखता है? जैसे नहीं मैंने रखता है। हाँ, प्रारंभ में जो कहा कि हाँ संविधान जी। में अल्पसंख्यकता का प्रावधान अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को अपलिफ्ट करने के लिए रखा गया, हाँ जी। बनाया हाँ जी। गया या लाया हाँ गया। जी। तो हाँ जी। वो जो है बहुत ही जरूरतमंद परिवार, जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है, ऐसे हाँ परिवारों जी। को जो है ये लाभ देने का प्रावधान किया गया है। न कि ओके। ऐसे सक्षम परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, लेकिन वो हो। सक्षम है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सभी को पात्रता नहीं है। सर्टन फैमिलीज जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, या मतलब गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार है, उनके लिए ये सारी योजना है। योजना है। तो जी, उसमें भी थोड़ा-सा आय का भी एक कट ऑफ है कि भई आय जो सालाना आय है, वो इतनी हो तो ही होएगा या आप यहाँ के रहवासी हैं, तो इतना होएगा तो ही होएगा। ऐसा कोई सिस्टम है कि जी भई बिल्कुल इतनी है। आय होना चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल आए है। देखिए केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की छात्रवृत्ति योजनाएं जो हाँ जी। संचालित हैं, उनमें हाँ जी। पात्रता में जो आय का जो मापदंड है या धोरण है, वो अलग अलग स्कीम में अलग अलग है। 1 लाख ओके, रुपया परिवार की वार्षिक आय से शुरू होता है, सालाना वार्षिक आय से, ओके, और 6 से 8 लाख रुपए तक का भी वो अलग अलग
योजनाओं में अलग अलग तरीके का इनकम सीलिंग दिया हुआ है, उसमें प्रावधान है। ओके। तो जो बच्चे हमारे हायर स्टडी करते हैं, उनकी तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और उनको फिर इतना फीस के लिए उनको सहारा मिल सकता है माइनॉरिटी होने के बावजूद भी, कि जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बड़े ऑफिसर की लाइन में जाना चाह रहे हैं, जहाँ लाखों रुपए में भी फीस होती है। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी डॉक्टर बन सकते हैं गवर्नमेंट की सहायता से? देखिए, हम्म, है तो अवश्य, हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब पर एप्लीकेबल होगा। हाँ जी। कुछ कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं हाँ जी। जिनमें यदि विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है हाँ तो जी। उसको फीस जो है जितनी उसने भरी है वो 100% तक भी अच्छा। रियम्बर्समेंट करने का प्रावधान है। एक ओके। योजना है, मेरिट कम ओके। मींस स्कीम, जिसके अंदर हाँ जी। टेक्निकल और प्रोफेशनल हाँ, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छी वेबसाइट भी बताई है और वेबसाइट से हमें काफ़ी हमारे सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा और मेरा ख़्याल है कि 10th तक के जो बच्चे होते हैं, वो तो आसानी से वेबसाइट से सारा कुछ पता भी लगा लेते हैं और सब भाषा में है, आप बोल रहे हैं इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो ये और भी बहुत आसानी हो जाती है बच्चों के लिए और बच्चों की माएँ भी अच्छी तरह से समझ सकती है। एजुकेशन ले रहे विद्यार्थियों को हाँ, अगर छात्रवृत्ति के लिए उनकी एलिजिबिलिटी है तो, क्योंकि हाँ, छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है उस योजना के ज़रूरी है। तहत। तो हाँ वो जी, हाँ वो जी। यदि अप्लाई करते हैं तो हाँ, उनको जो है अ, आम जितने विद्यार्थियों को जो उस योजना के तहत मिलता है उससे कहीं अधिक, या प्रावधान तो ऐसा है कि सपोज एक आईआईएम के अंदर पढ़ने वाला विद्यार्थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ जी, मैनेजमेंट, तो हाँ उसकी जी। जो भी फीस है वो 100% रिफंड करने का स्कीम के अंदर प्रावधान है। इस तरह की ओके। भी प्रावधान है, लेकिन नॉर्मल हाँ जी। कोर्स में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए, मेरे से बहुत प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, वहां तो 50,000 या हाँ, लाख रुपया फी है, हाँ जी। है ना? तो उसको मिलेगी हाँ, क्या? तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी का जो इनकम सीलिंग है परिवार का, वो अपने आप में ही 1 लाख रुपया सालाना है। और यदि हाँ, विद्यार्थी हाँ। साल वर्ष के 1 लाख रुपया फी भर रहा है तो डेफिनेटली वो अंडर प्रिविलेज फैमिली में नहीं नहीं है। होता है, तो वो नहीं। जो है, अगर कहीं उन्होंने गलती से अप्लाई भी किया तो उनकी हाँ जी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होने वाली है, वो स्वीकृत नहीं नहीं होता। होगी। जी। हाँ जी। तो कहीं कोई ऐसी वेबसाइट वगैरह है कि जो हमारे बच्चे लोगों को, क्या होता है कि जो नए बच्चे हैं, उनको यही समझ नहीं पाते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कि क्यों नहीं है। तो कहाँ छोटे ऐसे नियम लिखे हुए हों या कहीं वेबसाइट में जो जानकारी हो, तो हम उनसे शेयर भी कर दें ताकि उनको यहीं से वो रुक जाएँ। यानी पूरी मेहनत कर देते हैं फॉर्म भरने से लेकर भाग-दौड़ इधर-उधर, मगर उनको ये इस बात की समझ ही नहीं है कि वो अंडर प्रिविलेज के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उनको ये सब नहीं करना है। तो वो कहीं जा कर के 90% काम करने के बाद उनको समझ आता है कि अरे हम तो एलिजिबल ही नहीं है। तो पहले से ही पता चल जाए ताकि वो जो एलिजिबल है उसको तो रास्ता दिखा सके। जी, ममता जी, सही कहा आपने। हाँ जी। देखिए, अभी का जो मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी का हाँ जमाना जी। है, अभी हाँ जी। हर चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फिंगर टिप्स। हाँ जी। वेबसाइट खोलिए, पूरी योजनाएं पढ़िए, हर हाँ चीज जी। अवेलेबल है। हाँ जी। छात्रवृत्ति की योजनाएं, हाँ जी। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पढ़ने के लिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाना बहुत हाँ सिंपल जी। है। जो लिख नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री हाँ जी। ऑफ माइनॉरिटी हम नीचे अफेयर्स, भी लिख गवर्नमेंट ऑफ करके दिखा इंडिया। देंगे। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो उसमें www हाँ जी। minorityAffairs.gov.in, मैं इसे रिपीट कर रहा ओके। हूँ, www.minorityAffairs.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसके अंदर होम पेज पर स्कीम्स का जो कमांड है वो क्लिक करेंगे
तो स्कीम्स की डिटेल्स आती हैं, नंबर ऑफ स्कीम्स, और उसमें स्कॉलरशिप्स में जाना है। और स्कॉलरशिप्स में वो तीन स्कीम आपको नजर आएंगी: प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। तो ये तीनों ओके योजनाओं ओके। को पढ़ सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी अगर सपोज 8वीं कक्षा का है तो उसके पेरेंट्स तीनों योजनाओं को क्यों पढ़े? उनके लिए हाँ कौन जी। सी योजना है उसी को पढ़ना चाहिए उन्हें। तो एक हाँ संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि हाँ। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी वो प्री प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में प्री वो मैट्रिक, हाँ कवर्ड जी। हो रहे हैं, प्री हाँ मैट्रिक जी। स्कॉलरशिप में। तो हाँ जी। ऐसे विद्यार्थी, क्योंकि अब ये छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको तो जानकारी वो कर ले नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ले नहीं इसके सकते। लिए उनके पेरेंट्स को जो है वो केयरफुल रहना चाहिए और ये वेबसाइट पर जाकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को पढ़ें जिनकी संतानें 10वीं कक्षा या उसके नीचे हैं। और वो योजना में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। और वो अपनी सुगमता के अनुरूप जो भी भाषा चुने उसमें वो अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें नियम क्या है, कितना पैसा मिलेगा छात्रवृत्ति का, हाँ और जो है और क्या क्या प्रावधान है, वो सब समझने की जरूरत है और आसानी से समझा जा सकता है। वैसे तो हाँ जी। हम भी ये प्रयास करते हैं भारतीय जैन संगठन में कि समय हाँ समय जी। पर वेबिनार्स लगाते हैं समाज के लिए और हाँ जी। उनको जो है सारी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी ये बेस्ट है कि व्यक्ति स्वयं वेबसाइट पर को विजिट करे और वहां से देख, जानकारी प्राप्त करे। तो आशा है आज की जानकारी जो जैन समाज और माइनॉरिटी, इस पे जो निरंजन जी भाई साहब ने आपको जानकारी दी वो आपको उपयोगी लगी होगी, और कई सारे जो मिसकॉन्सेप्शन है या भ्रांतियां हैं, जो हमारे कंफ्यूजन्स हैं, वो जरूर ही दूर हुए होंगे और आपको सही मायने में रिजर्वेशन और माइनॉरिटी इन दोनों में फर्क का पता चला होगा। माइनॉरिटी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हमें इस बारे में आपको जानकारी मिली होगी। और आपको आज की ये बातचीत, आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है। यदि ऐसी ही कोई ग्रेट पर्सनालिटी आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम दुनिया से उसका परिचय कराएं, तो कृपया हमें सूचित करें। धन्यवाद।